बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 है। पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसको समझते हैं, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। जी बच्चों, उन्होंने लिखा है आ रेक्टेंगल है साइड्स ऑफ लेंथ। जो एक रेक्टेंगल है, ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है, इसकी साइड्स हैं, एक होती है लेंथ होती है, एक ब्रेथ होती है। तो उनकी जो साइज़ है ना, वो कहता है 2 + √18 मीटर। और ये दूसरी उसकी है, ये 5 - 4 √2 मीटर। ये उसकी आप कह लें, एक उसकी लंबाई है, एक उसकी चौड़ाई है। उसकी लेंथ इतनी है साइड्स की, एक इतनी है, एक इतनी है। अच्छा, अब एक्सप्रेस द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इन द फॉर्म ऑफ a + b √2। हमने इसका एरिया बताना है। ये रेक्टेंगल है, इसका हमने एरिया बताना है इस फॉर्म में a + b √2। इस फॉर्म में हमने उसका एरिया बताना है। वेयर a एंड b आर इंटीजर्स। कहते a और b जो है वो इंटीजर्स होंगे, मतलब अदाद होंगे। ये हमारा क्वेश्चन है। पहले आप क्वेश्चन समझा करें, उसके बाद उसको हम हल करते हैं। समझ आ गई? एक रेक्टेंगल है, उसकी साइड्स हैं, एक साइड की लंबाई इतनी है, दूसरी साइड की इतनी है, दोनों की लंबाई दे दी। अब हमने उसका बताना है एरिया, और एरिया जो है इस फॉर्म में बताना है, इस तरह बताना है। √2 होगा, ए भी कुछ होगा जो हम फाइंड करेंगे, ए और बी कुछ होगी नंबर, तो वो जो है वो अदाद होंगे ए बी। √2 ऐसे ही आ जाएगा, जहाँ पे कुछ होगा, जहाँ पे कुछ होगा। ये हमारा क्वेश्चन है। जी बच्चों, हम इसको सॉल्व करते हैं, इसका सोल्यूशन निकालते हैं। जी, हम क्या करते हैं, फर्स्ट लेंथ है हमारे पास। फर्स्ट पहले वाली जो उन्होंने लंबाई दी है, फर्स्ट लेंथ कितनी है? 2 + √18 साथ है मीटर। इतने मीटर है पहली लेंथ। अच्छा बच्चों, अब हम इसको सॉल्व करने से पहले हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पे ये ना इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ताकि आगे जब हम इसको सॉल्व करेंगे ना, वो हमें आसानी हो जाए। हम इसको इधर ही सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये देखिए 2 + हमने 18 जो है, 18 जो है, इसकी हमने फैक्टराइजेशन की है ऐसे करके। 2 2 18, 3 3 9, 3 1 3। ये देखिए हमारे पास आ गया 2 × 3 × 3। ये वाला 18 की हमने फैक्टराइजेशन कर ली। अब क्या होगा, 2 + ये देखें 2 के ऊपर तो जज़र ही आएगा। ये देखें 2 जो है वो √2 ही रहेगा, क्योंकि जहाँ इसका पेयर नहीं बना। अब इन दो का पेयर बन गया, हमारे पास आ गया 3 का स्क्वायर। जब स्क्वायर आएगा तो वो रूट इस √2 से कट जाएगा, ये इससे कट गया, हमारे पास 3 रह गया, सिर्फ 3 रह गया, और √2 रह गया। समझ आई? ये हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया, किसको? पहली लेंथ को। अब नेक्स्ट हम फिर अगली दूसरा कर लेते हैं, सेकंड लेंथ। क्या है सेकंड लेंथ? सेकंड लेंथ है 5 - 4/√2। हाँ जी, इसको भी हम इधर ही जैसे इसको सिंप्लीफाई किया, बिल्कुल इसको भी हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। हम क्या करते हैं, 5 कुछ नहीं किया, ऐसे ही लिखा है, इसको हम 4/√2 मल्टीप्लाई, इसका कॉन्जुगेट लेंगे 2 का, ये हमने कॉन्जुगेट ले लिया, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। हमने नीचे जो रैशनलाइज करना है, यानी कि जज़र की अलामत ख़त्म करनी है। 5 को हमने कुछ नहीं किया, 4/√2 ऐसे ही रह गया, ये वाला ऐसे आ गया, ये 2 यहाँ पे आ गया 2 का स्क्वायर और √। अब क्या होगा, 5 ऐसे रह गया, 4/√2 ये 2 और ये जज़र कट गया, हमारे पास सिर्फ 2 रह गया। अब क्या होगा नेक्स्ट, 5 - 2 1 2 2 2 और 4, 2 से 4 कट गया, तकसीम कर दिया हमने, तो हमारे पास बचा -2/√2। ये दूसरा भी हमने सिंप्लीफाई कर लिया। ओके हो गया।
अब जनाब हमने करना है, ये हमारे पास एक लेंथ आ गई, इसको सिंपलीफाई कर लिया, इसको भी सिंपलीफाई कर लिया, यानी कि हमने इसको शॉर्ट कर लिया, मुख्तसर कर लिया, थोड़ा हल कर लिया, इसको भी थोड़ा हल कर लिया। अब हम करते हैं एरिया फाइंड करते हैं, किसका? एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का हमने क्या मालूम करना है? एरिया। तो वो किसके बराबर होता है? वो लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ, दोनों लेंथ, ये आपकी जो होती है, दो लेंथ होती है ना, इधर वाली और इधर वाली, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास उसका एरिया आ जाएगा। तो बच्चों एरिया जो है, हम पहले एक ये वाला, इसकी जगह ये लेंथ लिखते हैं, 2 + 3√2। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरी लेंथ ये वाली, 5 - 2√2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें हम। अच्छा जी, 2 लिखा, ये वाला 2 लिखा, 2 लिख के हमने ये पूरा नंबर लिख लेना इसके साथ मल्टीप्लाई करने के लिए, 5 - 2√2, ये इस 2 के साथ सबको मल्टीप्लाई करना है। अब इसकी बारी आ गई +3√2, ये वाली, इसको भी पूरे के साथ मल्टीप्लाई करना है। पूरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 - 2√2 ये होगा। अब इसको खोलेंगे, 5 2, इसका टेबल पढ़ेंगे, 5 2 10 - 2 2 4 आ गया, और ये 2 जजर वाला अंडर रूट वाला ऐसे ही रह गया। प्लस ऐसे ही इसको करेंगे, ये देखिए इस पूरे को 5 के साथ करेंगे, 5 3 टेबल पढ़ना है, 5 3 15, और इसको अभी ने कुछ नहीं किया, ऐसे ही √2 लिख लिया। अब इस पूरे को इसके साथ भी करना है, तो बाहर वाले को बाहर वाले के साथ, 3 2 6 टेबल पढ़ना है, 3 2 6। अब यहाँ पे भी सेम है ना, तो ये आ गया इसका स्क्वायर। जी बच्चों स्क्वायर आ गया, स्क्वायर आ गया, तो हमारे पास आ गया 10 - 4 2 प्लस, ऐसे ही सबको लिख लिया, कुछ भी नहीं किया, माइनस ये जजर, ये अंडर रूट और स्क्वायर कट गया, हमारे पास बचा 6 और सिंपल 2 बच गया, ये इसके साथ कट गया। अब हमारे पास आ गया 10 - 4, ऐसे ही लिख लिया, कुछ भी नहीं किया इसको, बस लिखा है, -6 2 12, 6 का टेबल पढ़ना है, 6 का 6 2 12, टेबल पढ़ लिया। जी बच्चों अब क्या करेंगे हम, अब देखें जी 10 है, 10 में से, एक मिनट, ये 10 है और ये है 12, 10 और 12, ये प्लस वाला है, ये माइनस वाला है, तो साइन बच्चों हमारे पास आएगा -12 में से बड़ा जो नंबर होता है उसका साइन लगता है बड़ा, 12 है, 12 में से हम 10 को माइनस कर देंगे, एक प्लस हो एक माइनस हो तो हम माइनस करते हैं, तो माइनस करेंगे लेकिन साइन बड़े वाला लिखा। अब 12 में से 10 निकाल ले, बाकी 2 माइनस किया, यहाँ पे माइनस इसलिए आया कि 12 जो है 12 बड़ा है और उसका साइन लगेगा। अब ये देखो √2 दोनों √2 हैं, तो यहाँ पे भी √2 ही आएगा, √2 आ गया ये वाला, और इसका 15 है प्लस वाला, इट्स मीन यहाँ पे प्लस आएगा। 15 में से हम माइनस कर देंगे 4, 15 में से 4 निकाल देंगे, हमारे पास आ जाएगा 11, 11 आ गया, 11 आ गया, √2 आ गया, ठीक हो गया। इसको हल कर लिया, √2 दोनों इनको हल कर लिया, ये हमारे पास आ गया, क्या आ गया हमारे पास? एरिया, किसका? रेक्टेंगल का एरिया आ गया। अब अगर हम ऐसे ही रहने दें तो ये आंसर ठीक है, लेकिन अगर हम इसको अरेंज कर लें, हम इसको करें 11 √2 और माइनस वाले नंबर आगे ले जाएं तो ये ठीक है बच्चों। साथ हम लगा देंगे इसका मेजर में मीटर स्क्वायर, ये हमने इसका एरिया फाइंड कर लिया। और जो ए और बी है ना, ये देखिए ए और बी की फॉर्म में जो लिखा हमने लिखा था, उन्होंने कहा था a + b, तो a बच्चों आपके पास आया है -2, तो b आपके पास आया है 11, a + b और √2, ये देखिए √2 आ गया हमारे पास, यहाँ भी √2 है, a की जगह पे आया है हमारे पास a की जगह है -2 और b हमारे पास है +11,
ठीक है, अरेंज, ये बिल्कुल ठीक आंसर है। अगर अरेंज करना है तो ऐसे भी आ सकता है, ये भी आ सकता है। जो भी आप ये लिखेंगे ये भी ठीक है, ये लिखेंगे ये भी ठीक है, और ये आपका सवाल हल हो गया। 4 क्वेश्चन है, कहते फाइंड 2 नंबर्स। अपनी बुक देखें उस पर क्या लिखा है, पहले क्वेश्चन अच्छे से समझ लिया करें बेटे। फाइंड 2 नंबर्स whose sum is 68 and whose difference is 22। मतलब हमने 2 नंबर फाइंड करने हैं, तलाश करने हैं। 2 नंबर हैं, उनको तलाश करना है जिनको जमा करें, सम्स मीन प्लस करना, ठीक है, ऐड करना। सम जो है उनको जमा करें तो हमारे पास 68 आंसर आता है। और अगर हम उनको माइनस करें, उनका डिफरेंस मतलब उनको माइनस करना है, उनका फ़र्क जो है वो है कितना, 22। जमा करें तो वो 68 आता है, माइनस करें तो 22 आता है। हमने वो दोनों नंबर फाइंड करने हैं, बस ये हमारा क्वेश्चन है। अब हम इसको सोचेंगे, हम करते हैं लेट द फर्स्ट नंबर। हम फर्ज कर लेते हैं, अपने पास से ले लेते हैं, लेट द फर्स्ट, एक नंबर जो है हमारे पास, फर्स्ट नंबर अपने पास से हमने फ़र्ज कर लिया। नंबर जो है हमारे पास, एक नंबर हमारे पास x है, एंड लेट द सेकंड नंबर, दूसरा नंबर हमारे पास कौन सा है, सेकंड नंबर। एक नंबर हमारे पास x है, दूसरा नंबर हमारे पास y है। ये हमने अपने पास से 2 नंबर ले लिए, 2 नंबर हमने फ़र्ज कर लिए। एक नंबर हमारे पास x है, दूसरा नंबर हमारे पास y है। अब हम कहते हैं अकॉर्डिंग यानी दी हुई शर्त के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, शर्त के मुताबिक, सवाल की शर्त जो उन्होंने दी है उसके मुताबिक क्या है, अगर दोनों को जमा करें तो हमारे पास 68 जवाब आता है। ये हमारे पास एक इक्वेशन होगी, ठीक है। दूसरी जो है वो अगर हम उनको माइनस करते हैं तो हमारे पास 22 आंसर आता है। ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन होगी। 2 इक्वेशन अलग अलग, प्लस करें तो इतना जवाब आएगा, माइनस करें तो 22 आएगा। अब हम इसको करते हैं, हम दोनों को क्या करते हैं, हम दोनों इक्वेशन को ऐड कर लेते हैं, मतलब हम इनको जमा कर लेते हैं। ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 को ऐड कर लेते हैं। चलें यहाँ पे करते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 68, x माइनस वाई इज इक्वल टू 22। अब हम इनको करते हैं प्लस, तो x प्लस करेंगे, x और x कितना हो गया, 1x, यहाँ पे कितना हो गया, 2x। y में से y माइनस हो गया, मतलब कट गया, 0 हो गया। तो इन दोनों को प्लस कर लें, 8 और 2 कितने होते हैं, 10 होते हैं। 6 और 2 8 और 1 इसका 90, दोनों को प्लस करना है, कैलकुलेटर से आप कर लें। x इज इक्वल टू 90, ये आ गया। ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इधर जाएगा तो ये तकसीम करेगा। x इज इक्वल टू, अब आप 90 लिखें, 90 लिखें, उसको 2 से डिवाइड कर दें कैलकुलेटर से, तो बेटा आपके पास 45 आंसर है। x जो है हमारे पास आ गया 45, एक नंबर आ गया हमारे पास x का, x हमारे पास आ गया 45। तो y कितना होगा, अब जी हम क्या करते हैं, y हमने फाइंड करना, x हमें पता चल गया, x की वैल्यू हमें पता चल गई, वो है 45। अब y मालूम करना है, हम क्या करेंगे, एक इक्वेशन ले लें, जो मर्जी ले लें, इसको ले लें, इसको ले लें। अच्छा, उसमें आप x की कीमत पुट x इन इक्वेशन कोई भी ले लें, इसमें लिखेंगे फिर भी सही आएगा, इसमें लिखें, चलो 1 ही ले लेते हैं। उसमें आप लिखेंगे, हमारे पास इक्वेशन है ना 68 1 वाली, इसमें हम x की जगह हम x नहीं लिखेंगे, हम 45 लिखेंगे। 45 लिखें प्लस y लिखें, 68 लिखें। अब इसको हल कर दें, y इधर ही रहने दें,
68, ये इधर प्लस है, जब इधर जाएगा तो माइनस होगा, ये 45 इधर प्लस हो रहा है, जब इस साइड पे आएगा तो माइनस होगा। तो हम 68 में से बेटा आप माइनस करो, कैलकुलेटर ले लें, 68 लिखें और लिखें माइनस 45, तो y आपका आएगा बेटे 23। तो बच्चों हमारे पास आंसर आ गया, x हमारे पास है 45, y हमारे पास है 23, और ये हमारा है आंसर। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। यहाँ से समझ ना आए बेटे तो आप एक दफ़ा दोबारा देख लिया करें, समझ आ जाएगी। The weather in Lahore was unusually warm during the summer of 2024. The TV news reported temperature as high as 48 degrees centigrade by using the formula Fahrenheit। ये फार्मूला है फ़ारेनहाइट का। फाइंड द टेम्परेचर एज फ़ारेनहाइट स्केल। फ़ारेनहाइट स्केल जो है ना, उसमें हमने उसका फार्मूला यूज़ करते हुए हमने ये सेंटीग्रेड में टेम्परेचर बताया है, हमने इसको फ़ारेनहाइट में बताना है, ये फार्मूला यूज़ करना है। बस सिंपल सी बात है। कहते लाहौर का जो वेदर है, मौसम है, टीवी न्यूज़ ने रिपोर्ट किया है कि टेम्परेचर इतना हाई था, कितना हाई था 48 डिग्री सेंटीग्रेड। तो फ़ारेनहाइट का ये वाला फार्मूला यूज़ करते हुए हमने टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट में बताना है। बस इतना ही हमारा सवाल है। सवाल की समझ आई है आपको? यानी कि सेंटीग्रेड में टेम्परेचर दिया हुआ है, हमने फ़ारेनहाइट में बताना है, फ़ारेनहाइट में बताना है। तो इसका सलूशन है, अच्छा जी, टेम्परेचर इन लाहौर है कितना 48 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हमने क्या करना है, इसको टेम्परेचर एज फ़ारेनहाइट स्केल में हमने इसका टेम्परेचर बताना है। तो फार्मूला जो उन्होंने दिया है, गिवन फार्मूला ये वाला, ठीक है, बहुत ही आसान छोटा सा सवाल है। फ़ारेनहाइट का फार्मूले में हम अपना क्वेश्चन रखते हैं 9/5 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32। ओहो, ये फिर मैंने वही लिख दिया। हमने इसमें अपना जहाँ पे ये लिखा हुआ है ना सेंटीग्रेड डिग्री, वहाँ पे हमने लिखना था जो 48 डिग्री सेंटीग्रेड, ये लिख के इसको हल कर देना बस। तो अब चले हम नीचे लिख लेते हैं 9/5, यहाँ पे आएगा सेंटीग्रेड की जगह 48, 48 प्लस 32। बस इसको हल कर दें। 48 को 9 से मल्टीप्लाई करें, कैलकुलेटर पे लिखें 48 × 9। तो बच्चों आपके पास आएगा किधर गया, कितना, कैलकुलेटर किधर है मेरा, हाँ 432, ओह गलत होगा, 38 लिख दिया मैंने, 2 लिखना था। 432/5 क्या किया हमने, इसको मल्टीप्लाई किया, 5 प्लस आ रहा है 32। अब क्या करना है, अब आप लिखो 432 तकसीम कर दो 5 पे, तो आपके पास आएगा 886, डेसिमल में आ रहा है 4। ये इसको हल कर लिया ना, इतना जवाब आ गया, प्लस आ गया 32। लो बच्चों इसको प्लस कर दो, आपका आंसर आ गया। आपके पास आ गया 11,118.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। ले बच्चों जनाब जी, ये आपका आ गया आंसर। कैसे समझ आई है? सिर्फ आपने फार्मूला लिखना है जो बुक पे दिया, उन्होंने खुद ही दिया हुआ है। जहाँ पे सी लिखा है वहाँ पे ये 48 डिग्री सेंटीग्रेड लिख के इसको हल कर देना है। इसके साथ इसको मल्टीप्लाई किया, 432 आ गया, 5 से फिर इस 432 को तकसीम किया, डिवाइड किया, ये आपके पास आ गया 86.4 और ये प्लस 32, दोनों को जमा किया प्लस किया 118.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये आपका आ गया आंसर। जी बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 है, कहते हैं द सम ऑफ द एजेस ऑफ फादर एंड सन इज 72 ईयर्स। एक बाप है और एक उसका बेटा है, उनके दोनों की उम्रों को जब हम जमा करें वो 72 ईयर्स बनती हैं, यानी दोनों की उम्र 72 साल है, दोनों को प्लस करके। 6 years ago 6 साल पहले
द फादर्स एज वाज 2 times द एज ऑफ द सन। 6 साल पहले जो बाप की उम्र थी वो अपने बेटे की उम्र का 2 गुना थी, मतलब डबल थी। बेटे की जितनी उम्र हो ना उससे डबल थी बाप की उम्र। फादर्स एज वाज 2 times डबल एज थी ऑफ द एज ऑफ द सन। व्हाट वाज सन्स एज 6 years ago। हमने बताना है कि 6 साल पहले बेटे की कितनी उम्र थी। ये क्वेश्चन समझ आ गया आपको? पहले आप क्वेश्चन अच्छे से समझा करें फिर इसको हल किया करें। अब क्वेश्चन क्या है कि बाप और बेटे की उम्र का जो जमा किया था 72 आ रहा था। दोनों को जमा करके 72 आ रहा था। दोनों की उम्र 6 साल पहले बाप की उम्र बेटे की उम्र से डबल थी, 2 गुना थी। अब तो हमने बताना है 6 साल पहले बेटे की उम्र कितनी थी। तो आज बच्चों हम इसको करते हैं हल। अब हम फर्ज कर लेते हैं अपने पास से। हम कहते हैं लेट द एज ऑफ सन। बेटे की उम्र कितनी है अपने पास से लिखेंगे। हम फर्ज कर लेते हैं बेटे की उम्र है x ईयर्स, यानी कि बेटे की उम्र x साल है। तो लेट द एज ऑफ फादर, बाप की उम्र कितनी होगी y ईयर, x ईयर और y ईयर्स। ये बेटे की उम्र होगी और ये होगी बाप की उम्र। दोनों की उम्र हमने फर्ज कर ली। अब हम दी हुई कंडीशन के मुताबिक अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, दी हुई शर्त के मुताबिक क्या बनता है हमारे पास, जो उन्होंने कहा है ना उसके मुताबिक कहते हैं सम ऑफ फादर एंड सन। बेटा और बाप की एज का सम जो है प्लस करें तो उनकी एज 72 बनती है। ये बेटे की उम्र, ये बाप की उम्र, दोनों को प्लस करें तो कितना बनता है 72। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, हमारे पास एक इक्वेशन बन गई बस। अब हम इसको छोड़ देते हैं। अब हम आते हैं अगली बात, जो उन्होंने अगली बात की 6 year ago वाली। 6 years ago 6 साल पहले एज ऑफ सन, बेटे की उम्र कितनी थी 6 साल पहले। एक्स में से माइनस कर दो 6, 6 ईयर निकाल दो। इतने साल थी ना 6 बच्चे की उम्र, बेटे की उम्र एक्स ईयर है, एक्स साल है, तो इसमें से हम 6 साल निकाल देंगे। तो बाप की उम्र क्या होगी, एज ऑफ फादर, 6 साल पहले की बात है। 6 साल पहले बाप की उम्र थी y-6, यानी कि इसमें से बेटे के 6 साल निकाल दो, इसमें से बाप के 6 साल निकाल दो। तो 6 साल पहले इतनी एज बेटे की थी, इतनी एज बाप की थी। तो जो उन्होंने दूसरी कंडीशन दी है ना 6 साल पहले वाली, उसके मुताबिक अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन, दूसरी शर्त के मुताबिक क्या था, उन्होंने कहा बाप की जो 6 साल पहले उम्र थी ये वाली, वो बेटे की उम्र का 2 गुना थी, डबल थी। यानी कि बेटे की उम्र 6 साल पहले जितनी थी वो डबल थी। तो बाप दोनों बराबर थे, बेटे की डबल बाप की सिंगल। बेटे की उम्र इतनी थी, डबल थी। बाप की उम्र कितनी थी, y में से 6 निकाल दो, बस। ये दूसरी कंडीशन होगी। समझ आई कैसे? 6 साल पहले बेटे की उम्र डबल थी, बाप की उम्र बेटे की डबल उम्र के बराबर थी, 2 गुना, 2 times। ये 2 times थी उसकी उम्र 6 साल पहले, बाप की उम्र से बेटे की उम्र 2 times थी के बराबर थी। अब ये हमारे पास हो गया 2x माइनस 3, 2 से 12 टेबल पड़ा, 2 से टेबल पड़ा 2 6 8 12 इज इक्वल टू, इसको हम हल कर लेते हैं -6। अब इनको एक्स वाई एक साइड पे कर लेते हैं, 2x, ये y जब इधर आएगा इस साइड पे आएगा माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है माइनस हो जाएगा,
इज इक्वल टू, ये वाला 6 जो है पहले ही माइनस है, अच्छा तो हम ऐसा करते हैं, ये 12 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। चलें, ये 12 इधर आएगा और ये माइनस है, जब इधर आया प्लस हो गया तो माइनस माइनस 6 का 6, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू, 12 में से 6 निकाल दें, बाकी रह गया 6। तो बेटा जी ये हमारे पास इक्वेशन होगी 2, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। अब क्या करेंगे, बाय एडिंग हम इन दोनों को जमा करते हैं, बाय एडिंग, यानी कि इक्वेशन जो है इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 को हम जमा करते हैं। चलो 1 लिखें, 1 हमारे पास इक्वेशन आई थी x प्लस वाई इज इक्वल टू 72, दूसरी इक्वेशन हमारे पास आई है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। अब हम इनको ऐड करते हैं, मतलब जमा करते हैं, 2 में एक और डाल दो, कितने हो गए 3x, y में से y माइनस हो गया, 0 बचा, एक में से एक निकाल दो 0, इनको जमा करें, 6 2 होते हैं 8, 7 का 7, जमा किया प्लस किया, x इज इक्वल टू 78 ओवर ये वाला इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड पे। अब ये इसको आप करें, क्या करें, कैलकुलेटर लें, 78 इस डिवाइड करें 3 से, तो आपके पास बेटा जानी आंसर आ रहा है, आपके पास 3 2 6 26 ईयर्स, कितना 26। तो x जो है किसकी उम्र है, एज किसकी है x, ये देखिए हमारे पास आ गया, कहाँ गया, एज ऑफ सन कितनी है x, मतलब हमारे पास बेटे की उम्र आ गई, एज ऑफ सन कितनी, x है ना, तो x कितनी 26 ईयर्स, प्रेजेंट एज अब इसकी आ गई 6 ईयर। अब एज ऑफ सन 6 ईयर्स अगो, यानी कि 6 साल पहले बेटे की उम्र कितनी थी, 26 में से आप 6 निकाल दो, तो बेटे की उम्र 20 साल थी, कब 6 साल पहले, तो ये हमारा आंसर है। समझ आ गई है, नहीं आई ना तो परेशान नहीं होना, एक दफ़ा दोबारा देख लें, समझ आ जाएगी, और उसको फिर आपने खुद सॉल्व भी करना है, प्रैक्टिस करनी है, सवाल की इधर छोड़ना नहीं है, समझ लेना है, समझ के आपने उसको खुद हल करना है। मिरहा है क्वेश्चन नंबर 7, मिरहा बाउट अ टॉय फॉर RS 1500 का एक टॉय खरीदा है मिरहा ने और उसको बेच दिया है 1500 का खरीदा है, 1520 का बेच दिया। व्हाट वाज हर प्रॉफिट परसेंटेज, उसने कितने फीसद मुनाफा हासिल किया, ये हमारा क्वेश्चन है। क्या मिरहा ने एक टॉय खरीदा है 1500 रुपये का और 1520 का बेच दिया है, उसको कितने फीसद मुनाफा हुआ, बस सिंपल सा क्वेश्चन हमारा। इसको हम करते हैं सॉल्व, सॉल्यूशन है बेटे इसका, कॉस्ट प्राइस है 1500 रुपीज़ ये, और ये सेल प्राइस है, सेल प्राइस पूरा ही लिख लें, चलें, सेल प्राइस है 1520 रुपीज़, इतने का उसने ख़रीदा है, इतने का बेचा है, तो उसको प्रॉफिट कितना हुआ है, प्रॉफिट हुआ है सेल प्राइस में से आप माइनस कर दो कॉस्ट प्राइस, सेल प्राइस है 1520 माइनस 1500, तो क्या उसका प्रॉफिट है, उसको प्रॉफिट मिला है 20 रुपये, ये तो हो गया उसका प्रॉफिट। अब हमने प्रॉफिट बताना है परसेंटेज, प्रॉफिट फीसद में बता देना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखते हैं, फार्मूला होता है, ये फार्मूला आप याद कर लो, MCQs में पूछ लेते होते हैं, प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला, तो यहाँ पे आएगा कॉस्ट प्राइस, कौन सी प्राइस, कॉस्ट
मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो हमारा आ जाएगा इसका आंसर। बस ये छोटा सा आसान सा सवाल। प्रॉफिट हुआ था उसको 20 रुपये, कॉस्ट प्राइस थी यानी कि उसने कितने की खरीदी थी 1500 की, और इसका फीसद में बना। ये देखो 2 0 से 2 0 कट गए। अब क्या करें, 20 को लिखें और इसको डिवाइड कर दें 15 पे। ठीक है, इसको हल करना है पूरे को। कैसे, आप ऐसे भी कर सकते हैं 20 × 100, जो आंसर आएगा उसको 1500 पे डिवाइड करें। जैसे भी कर लें, ऐसे कर लें, ऐसे कर लें। तो आपके पास बेटा कैलकुलेटर पे 1.33% आंसर आ रहा है। ये 2 0 मैंने 2 0 से काट दिए। अब मेरे पास बचा 20 और ये बटा 15। तो 20 को अंदर रखें कैलकुलेटर पे 20 और उसको तकसीम कर दे 15 से, आपके पास यही जवाब आएगा। अगर ऐसे नहीं करना तो आपने 20 को 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2000। 2000 को आप 1500 पे डिवाइड कर देंगे, आपके पास यही वाला आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एनुअल इनकम ऑफ तैयब इज ये 9,60,000 वाइल एट एक्सेप्टेड अमाउंट इज 1,30,000। हाउ मच टैक्स वुड ही हैव टू पे एट द रेट ऑफ 0.75%? हाँ जी, क्या है, पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं। तैयब है, उसकी सालाना आमदनी, पूरे साल की आमदनी, जो आमदनी है उसकी एनुअल मतलब सालाना 9,60,000 रुपये है, जबकि उसको छूट जो है 1,30,000 रुपये उसको छूट है, यानी उस पर टैक्स नहीं लगता। तो अब बाकी जो रकम है उस पर उसको इस शरह से, इस रेट पे कितना टैक्स अदा करना पड़ेगा, ये हमारा क्वेश्चन है। तो बेटा एनुअल इनकम है 9,60,000। एग्जेम्प्टेड अमाउंट क्या है, जिस पे टैक्स नहीं लगेगा, यानी टैक्स की छूट वाली रकम कितनी है 1,30,000 रुपये। तो टैक्सेबल इनकम, कितनी आमदनी पे टैक्स लगेगा, 9,60,000 में से 1,30,000 हम माइनस कर देंगे, तो बाकी आपके पास बच रही है 8,30,000 रुपये पे हमने टैक्स फाइंड करना है। कितना टैक्स वो अदा करेगा इतने रकम पर, समझ आ गई। अब जी बच्चों, हमारे पास टैक्स रेट है, अब हमने मालूम करना टैक्स। टैक्स कितना देगा, वो किसके बराबर होता है, टैक्सेबल जो है आपकी, टैक्सेबल इनकम, इनकम है जो आपकी टैक्स, जिस पे टैक्स लगना है, इस पे टैक्स लगना है, मल्टीप्लाई करेंगे उसके टैक्स के रेट के साथ, जो शरह है उसकी टैक्स की। तो इनकम जो है टैक्सेबल इनकम है वो 8,30,000 है, रेट उसका 0.75%। इसको हल कर दें, आपका जवाब आ गया। बस 8,30,000 मल्टीप्लाई किसको करना है, 0.75/100। ये 100 कहाँ से आया, ये बेटा परसेंटेज वाला 100 है यहाँ। अब आपने कैलकुलेटर पकड़ना है और इसको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करके चले करें, 8,30,000 को मल्टीप्लाई करें 0.75 से, और जो इसका आंसर आ रहा है ना उसको आपने डिवाइड कर देना 100 से। तो बच्चों आपके पास जो आंसर आ रहा है वो है 6,225 रुपीज़, और ये उसका टैक्स है। ये इसका कैसे करना है, आपने इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है कैलकुलेटर से, जो इसका आंसर आएगा ना कैलकुलेटर पे उसको 100 से तकसीम कर दें, ये वाला डिवाइड कर दें 100 से, तो आपके पास ये जवाब आ जाएगा। ये सवाल हो गया पूरा। क्वेश्चन नंबर 9 है बेटे, देखो क्या कहते हैं, फाइंड द कंपाउंड मार्कअप ऑन ₹3,75,000 फॉर 1 ईयर एट द रेट ऑफ 14% कंपाउंडेड मार्कअप एनुअली। हाँ जी, क्या कहते हैं, इसमें करना क्या है, हमने कहते हैं कंपाउंड मुनाफा मालूम करें। कंपाउंड मार्कअप हमने फाइंड करना है किस पे, जो इस रकम पे 3,75,000 रुपये पे उसको कंपाउंड मुनाफा मिला है, वो हमने मालूम करना है एक साल पर। उसका जो शरह थी, उसका जो रेट था मुनाफे का वो 14% था एनुअली, सालाना, ये सालाना था। अब बेटा देखें इसको सॉल्व करते हैं।
पी क्या होता है, जो हमारा प्रिंसिपल है जिस पे हमें मुनाफा मिलना है, असल ज़ार जिसको कहते हैं, वो रकम जिस पे आप बैंक में जमा करवाते हो फिर आपको उस पर मुनाफा मिलता है, वो प्रिंसिपल होती है, असल ज़ार होती है आपकी। तो वो हमारे पास है 3,75,000 रुपये, असल ज़ार है, हमारा प्रिंसिपल है। और टाइम कितना है, 1 ईयर, 1 आ गया। रेट ऑफ कंपाउंड मार्कअप, रेट कौन सा है, रेट ऑफ कंपाउंड मुनाफा, ये देखें 14%, ये हो गया। अब जी फार्मूला जो है हमारे पास जिससे हम कंपाउंड मुनाफा मालूम करते हैं, वो कंपाउंड मार्कअप का फार्मूला क्या होता है, P1 + R क्या होता है, रेट, और यहाँ पे आना है टाइम, और माइनस आना है P कौन सा, वही प्रिंसिपल जिस पे हमें मुनाफा मिलना है वो। इस फार्मूले में अपनी वो रखें अमाउंट, और आपको इसका आंसर मिल जाएगा। P कितना हमारे पास, जी बच्चों P है हमारे पास 3,75,000 रुपये, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, 1 + R कितना है, R है ये वाला 14%, टाइम कितना है 1, टाइम कितना है 1 साल, माइनस P मतलब 3,75,000 माइनस होना है। ये फार्मूले में हमने लिख लिया और इसको हल कर देंगे। क्या करेंगे हम, 3,75,000 1 + ये 14/100, 100 कहाँ से आ गया, ये फीसद का 100, यहाँ पे 1 माइनस 3,75,000। अब क्या करना है, इसको इससे आप करो 3,75,000 1 + 14 को अंदर रख के 100 पे ऐसे करेंगे, 14 तकसीम कर दें 100 से, तो बेटे आपके पास आ जाएगा 0.14। इसको हल करने से ये 1 ऐसे ही चल रहा है, और कुछ नहीं करना इसको। अच्छा, अब इसको और इसको प्लस कर दो, इसमें 1 डाल दो, तो आपके पास आ गया 3,75,000 और मल्टीप्लाई 1.14, ठीक है। और ये 1 चल रहा है, 1 ऐसे ही रहेगा, मतलब ये 1 ही है, इसको कुछ नहीं करना। 75,000, अब क्या करना है, आपने इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है। आप लिखे 3,75,000, उसको मल्टीप्लाई करें 1.14 से, तो आपके पास क्या आएगा, मेरे पास आ रहा है 4,27,500। क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। अब मल्टीप्लाई कर लिया, माइनस करना है 3,75,000, तो इसमें से इसको माइनस कर दो, इसमें से इसको निकाल दो, तो आपके पास आ रहे हैं 52,500 रुपये, और यही आंसर है आपका। इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज ख़त्म होगी। जहाँ से समझ ना आए तो आपने दोबारा समझ लेना है, और मुझे कुछ कमेंट करके भी बताना है कि आपको कैसी समझ आ रही है। कमेंट ज़रूर किया करें अच्छा सा, और आपने खूब मेहनत करनी है, अच्छा पढ़ना है, क्योंकि आप हमारा मुस्तकबिल हो, हमारे मुल्क का मुस्तकबिल हो। आपने आगे जाके इस मुल्क को संभालना है, इसलिए खूब मेहनत करें, खूब पढ़ें, दिल लगा के पढ़ें, और बार बार इनकी प्रैक्टिस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।